एक बेटी ने अपने सगे बाप का कत्ल कर दिया। इससे एक कदम आगे कहें तो इस कत्ल में उसकी माँ भी शामिल थी। इसके एक और कदम आगे बढ़ें तो इस कत्ल में लड़की का मामा यानी जिसका कत्ल हुआ था उसका साला भी शामिल था। इस कत्ल से आपने क्या अंदाज़ा लगाया? आपने ज़रूर ये सोचा होगा कि इस व्यक्ति का अपनी बेटी से शायद कोई नाजायज़ संबंध रहा होगा, लेकिन कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बल्कि कहानी इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली है। कहानी कुछ यूँ है कि हरियाणा के सोनीपत में कृष्णा नाम के एक टीचर हुआ करते थे। उनकी शादी साल 2007 में रोहतक के बहु अकबरपुर गांव की रहने वाली मनीषा नाम की एक लड़की से हुई थी। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन लोगों का मामला ख़राब होता चला गया और जब मनीषा का रवैया बिगड़ा तो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। मनीषा अक्सर अपने पति कृष्णा से लड़ाई झगड़े किया करती थी। तो झगड़े से तंग आकर कृष्णा ने आखिरकार जगह बदलने का फैसला किया। पहले तो वो करनाल में रहने लगा, लेकिन उसके बाद आखिरकार वो सोनीपत के इंडियन कॉलोनी में ये सब लोग शिफ्ट हो गए और यहीं रहकर वो जाजी गांव के एक सरकारी स्कूल में मुलाजमत करने लगे। यहाँ कृष्णा अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रहने लगे थे। जी हाँ, वही बेटी जिसने अपने ही बाप का कत्ल किया था, वो अपने बाप के साथ रह रही थी। इस बीच इस लड़की को पता चला कि उसकी माँ मनीषा एक लड़के से प्यार करती हैं। यूँ कहें कि उसकी माँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ये बात जब लड़की को पता चली, लड़के के बारे में, उसका नाम देवेंद्र था, जो कि द्वारकापुरी मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। तो जब लड़की को अपनी माँ के इस बारे में पूरी करतूत पता चली तो पहले उस लड़की को ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही धीरे धीरे माँ ने लड़की को अपने पाले में बना लिया। यहाँ तक कि लड़की की माँ मनीषा अपने प्रेमी देवेंद्र से उसको वीडियो कॉल पर बात भी करवाती थी और कभी कभी मिलवाती भी थी। इस तरह धीरे धीरे मनीषा और देवेंद्र बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से मिलने लगे। कृष्णा के छोटे भाई ने हत्या के बाद जो पुलिस को शिकायत दी थी, उसमें लिखा था कि जब उसका भाई स्कूल चला जाता था तो कृष्णा की बीवी अपने आशिक देवेंद्र को घर बुला लिया करती थी और उसके घर चली भी जाया करती थी कभी कभार, और ये काम वो लगातार करने लगी थी। यानी तमाम रुकावटों के बाद ये सारी काम वो कर रही थी। जब इसके बारे में एक दिन कृष्णा को जानकारी हुई और उसने उसका सीसीटीवी एक वीडियो रिकॉर्ड देखा जिसमें मनीषा और देवेंद्र एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उसके बाद कृष्णा ने मनीषा को समझाया, काफ़ी कुछ समझाया बुझाया, मर्यादा का ख्याल दिलाया, लेकिन मनीषा नहीं मानी। उस पर इश्क का भूत इस कदर सवार था कि वो देवेंद्र से दूरी बनाने के बजाय खुद अपने पति कृष्णा से ही नफरत करने लगी थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को पहले ही से देवेंद्र का मुरीद बना चुकी थी, इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं था। तो उसके बच्चे भी उसकी मुखालफत नहीं करते थे। यहाँ तक कि देवेंद्र मनीषा के बच्चों को पैसे भी दिया करता था, उनका ख्याल रखता, खर्च देता, शॉपिंग करवाता और उनको अपने बच्चे की तरह माना करता था। इस तरह बच्चे भी अपनी माँ के प्रेमी को अहमियत देने लगे थे, उसको ही अपना असली बाप समझने लगे थे, क्योंकि मनीषा अपने बच्चों को अपने प्रेमी से मुलाकात भी करवाती रहती थी। तो बच्चे पैसे और शॉपिंग और देवेंद्र की मीठी मीठी बातों में आकर देवेंद्र को ही अपने असली बाप की तरह प्यार करने लगे थे। इस तरह धीरे धीरे असली बाप विलन बनता चला गया और जो नकली बाप था, यूँ कह लीजिए उसकी माँ का प्रेमी था, वो असली बाप का रूप लेता चला गया। इसलिए जब कृष्णा अपनी पत्नी मनीषा को देवेंद्र के बारे में रोक टोक करने लगा तो उनके बच्चों को ठीक नहीं लगा, बुरा लगता था कि वो मेरी माँ को आखिर क्यों रोक टोक कर रहे हैं। आखिरकार धीरे धीरे मनीषा और उसके बच्चे कृष्णा से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे और एक दिन जब बहुत ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, तो कृष्णा ने पंचायत बुलवाई और पंचायत में मनीषा के ससुराल वालों को भी बुलाया गया और सारी कहानी बताई गई कि किस तरह मनीषा देवेंद्र से मिलने जाती है, और यही नहीं बल्कि उसके मिलने मिलाने के सारे सबूत भी दिखाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद हद तो तब हो गई कि जब पंचायत में कृष्णा के ससुराल वालों ने अपनी बेटी का साथ दिया। ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात थी। आखिरकार पंचायत ने अपने हिसाब से जो फैसला देना था दे दिया, लेकिन इश्क तो इश्क होता है, कहाँ जल्दी उधरने वाला था जब तक एक दो की हत्या ना हो जाए, और इस केस में भी बस यही कुछ होने वाला था। जब कृष्णा और मनीषा पंचायत के बाद अपने घर गए तो उसके बाद भी मनीषा अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं थी और ऐसा ही रहा, और देवेंद्र से उसने मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रखा था, जिसकी वजह से कृष्णा ने 22 अप्रैल 2024 को अपनी पत्नी मनीषा के खिलाफ और उसके प्रेमी देवेंद्र के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। बस ये शिकायत दर्ज करवाना ही कृष्णा को भारी पड़ गया। शिकायत के बाद ही मनीषा ने अपने पति का घर छोड़ दिया और मनीषा के प्रेमी उसकी बेटी को अपने घर लेकर के चला गया। उसके बाद मनीषा ने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और इस प्लान में मनीषा ने न केवल अपने प्रेमी देवेंद्र को शामिल किया, बल्कि उसने अपने भाई को भी शामिल कर लिया, अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया और एक डॉक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया। बेटी आसानी से अपने बाप के कत्ल करने का हिस्सा इसलिए बन गई क्योंकि वो, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कि वो अपने बाप से नफरत करने लगी थी धीरे धीरे, इसलिए वो अपने बाप को देखना नहीं चाहती थी और चाहती थी कि ये रास्ते से हट ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इस कहानी में डॉक्टर इसलिए भी शामिल हुआ क्योंकि उसको
मोटी रकम का लालच दिया गया था और उम्मीद ये की गई थी कि ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा सकेगा और इसी से मारा जाएगा। आखिरकार पूरी प्लाट तैयार की गई, कहानी तैयार की गई और 13 मई को रात कृष्णा जब सो रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कुछ इस तरह की गई, जब कृष्णा सो रहा था तभी ये सारे लोग घर पर पहुँचते हैं और गेट खोलने की जो ज़िम्मेदारी दी जाती है वो बेटी की होती है, बेटी उसमें मदद करती है और सोते हुए कृष्णा को डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन जब कृष्णा इंजेक्शन लगने के बाद उठने लगा तो डॉक्टर ने ज़बरदस्ती पकड़कर, तमाम लोगों ने पकड़कर इंजेक्शन का ओवरडोज उसको लगा दिया और उसके बाद ही कृष्णा की धीरे धीरे मौत हो गई। उधर ये सारे लोग वहाँ से भाग गए। जब सुबह हुई तो इसकी जानकारी कृष्णा के छोटे भाई को दी गई। ये सुनकर कृष्णा का भाई इंडियन कॉलोनी जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि पहले ही से लोग, यानी मनीषा और उसका पूरा एक गैंग, जो सारे लोग थे, ये तमाम लोग, उसका प्रेमी देवेंद्र, उसके बच्चे यानी दोनों बेटा और बेटी मौजूद हैं। और जब लाश देखी तो लाश बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी क्योंकि शायद ओवरडोज था। दरअसल मनीषा गैंग ने ये तमाम कुछ बहुत चतुराई से किया था और ये उम्मीद की थी कि शायद वो बच निकलेंगे इस हत्या के बाद और उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। इसी वजह से वो खुद सुबह-सुबह वो घर आ गए थे और सब कुछ ऐसा ज़ाहिर करने लगे थे मानो कि वो यहाँ पहली बार आए हों और उन्हें भी हैरानी हो रही है कि कृष्णा की मौत कैसे हो गई। लेकिन कृष्णा के भाई ने तभी इन लोगों पर हत्या का शक जता दिया था और आरोप भी लगा दिया था। आखिरकार कृष्णा के भाई ने 14 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 5 महीने गुजरने के बावजूद भी पुलिस ये केस हल नहीं कर पाई। अब पता नहीं पैसे का दबाव था या जो कुछ भी था, लेकिन जैसे ही ये केस स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 को सौंपा गया तो उसने इस मामले में गहराई से छानबीन करनी शुरू की तो मामला धीरे-धीरे खुलता चला गया। मनीषा ने पुलिस से पूछगछ के दौरान सब कुछ उगल दिया कि उसके देवेंद्र के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और कृष्णा इस रास्ते में रुकावट बन रहा था, जिसके बाद उसने और देवेंद्र ने मोहित नामी एक डॉक्टर को और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी इसमें शामिल कर लिया था ताकि वो कृष्णा को कत्ल करे। इस तरह एक साजिश रची गई और उसको नशा आवर इंजेक्शन की ओवरडोज़ लगा दी गई। फिर उसको इस तरह कत्ल कर दिया गया और ये कोशिश की गई कि ये हार्ट अटैक से मौत हुई है। बहरहाल अब जबकि केस पूरा हल हो चुका है और इस केस में शामिल सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चूँकि लड़की नाबालिग थी इसलिए उसको नारी निकेतन भेज दिया गया और इसके अलावा बाकी सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है और इसका सबक यही है कि अक्सर नाजायज़ रिश्तों का कमोबेश यही अंजाम होता है। कुछ दिनों तक मौज मस्ती की जाती है, इश्क लड़ाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इश्क लड़ाना ये भारी पड़ जाता है। किसी की हत्या हो जाती है और उस हत्या के बाद में ये इश्क लड़ाने वाले लोग सलाखों के पीछे पहुँच जाते हैं और इस कहानी में भी यही हुआ है। नाजायज़ रिश्ते का अंजाम यही होता है। इश्क का भूत उतर चुका है लोगों के सर से, तमाम लोगों के सर से। डॉक्टर मोहित को पैसे की लालच थी, उसने पैसे के लालच में तमाम चीज़ें की थी, उसका मामला भी खटाई में पड़ गया क्योंकि अभी हाल ही में मोहित ने एक हॉस्पिटल खोला था, लेकिन देवेंद्र और मनीषा ने इस काम को करने के लिए उसे मोटी रकम देने का वादा किया था और वो भी इसी लालच में फंस गया। आखिरकार उसने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली और उधर लड़की ने अपने ही सगे बाप को अपनी माँ के बहकावे में आकर कत्ल करवा दिया और बेशर्म भाई ने अपनी बहन का घर बसाने के बजाय उजाड़ने में मदद की। तो दोस्तों, ये एक सबक सिखाने वाली सच्ची कहानी थी हरियाणा के सोनीपत से। हमने आपको सुनाई और उम्मीद करते हैं कि आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखा होगा। जो भी आपने इस कहानी से सीखा है अपनी राय ज़रूर दीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम फेसबुक पेज पर हर तरह की स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं और यहाँ साथ-साथ व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर देते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।